क्या आप दिल्ली एनसीआर में नया घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं? तो पहले ये वीडियो पूरी देख लीजिए। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मुंबई, इन जैसे तमाम शहरों में ऊंची ऊंची आसमान छूती इमारतें हैं। इनके अंदर फ्लैट बने होते हैं जो कई जगह 90 या 99 साल की लीज पर दिए जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर 50 साल बाद ही वो इमारत खस्ताहाल हो जाए? हालांकि आजकल की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को देखकर लगता है कि 25 साल भी चल जाएं तो भाई बहुत है। खैर, कभी सोचा है आपने उसके बाद क्या होगा? क्या फ्लैट मालिक को जमीन में हिस्सा मिलेगा? क्या बिल्डिंग दोबारा बनाई जाएगी या करोड़ों रुपए लगाकर खरीदा गया घर रहने लायक ही नहीं बचेगा? अनकही में आज इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा। सबसे पहले 99 साल की लीज का मतलब समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग 99 साल तक सुरक्षित रहने की गारंटी के साथ बनी है। लीज सिर्फ जमीन से जुड़ा कानूनी समझौता है, यानी जिस जमीन पर बिल्डिंग खड़ी है उसके इस्तेमाल का अधिकार कितने समय के लिए दिया गया है, जबकि बिल्डिंग कितने साल सुरक्षित रहेगी ये तो भाई उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इंजीनियरिंग और देखभाल पर ही डिपेंड करता है। यहीं से एक विरोधाभास सामने आता है। जमीन की लीज 99 साल की हो सकती है, लेकिन सामान्य इमारत की डिजाइन लाइफ करीब 50 साल मानी जाती है। इंटरनेशनल मानकों और भारत में इस्तेमाल होने वाले IS कोड्स के मुताबिक सामान्य आवासीय इमारतों को आमतौर पर 50 साल की डिजाइन लाइफ के हिसाब से तैयार किया जाता है। बड़े बांध या खास इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाइन लाइफ 100 साल तक रखी जा सकती है। लेकिन डिजाइन लाइफ को एक्सपायरी डेट समझना भी गलत होगा। 50 साल पूरे होते ही बिल्डिंग अचानक बेकार नहीं हो जाती है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंजीनियर ने तय मानकों, सही मटेरियल्स और सामान्य रखरखाव को ध्यान में रखकर उसके ढांचे की योजना बनाई है। अच्छी तरह बनी और लगातार संभाली गई इमारत 70 से 100 साल तक भी चल सकती है। वहीं खराब निर्माण वाली बिल्डिंग 15 या 20 साल में ही कमजोर पड़ सकती है। अब सवाल है कि मजबूत दिखाई देने वाली कंक्रीट की इमारत आखिर कमजोर कैसे होती है? आज की ज्यादातर ऊंची इमारतें RCC से बनती हैं। RCC का पूरा नाम होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आसान शब्दों में कहें तो कंक्रीट के अंदर लोहे का सरिया डालकर बनाया गया एक ढांचा। इन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। कंक्रीट ऊपर से आने वाला दबाव सहता है, जबकि सरिया खिंचाव और झटकों को संभालता है। कंक्रीट और सरिये का यही तालमेल इमारत को मजबूती देता है। लेकिन इसके बीच का संतुलन बिगड़ जाए तो बाहर से मजबूत दिखने वाली बिल्डिंग अंदर ही अंदर खोखली होने लगती है। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है पानी, हवा और लगातार बनी रहने वाली नमी। जब ताजा कंक्रीट डाला जाता है तब उसका pH लेवल करीब 12.5 से 13 के बीच होता है, यानी कि कंक्रीट काफी एल्कलाइन होता है। यही एल्कलिनिटी सरिये के चारों तरफ बहुत पतली सुरक्षा परत बना देती है। इस परत के रहते सरिया नमी के संपर्क में आने के बावजूद आसानी से जंग नहीं पकड़ता। समस्या समय के साथ शुरू होती है। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे कंक्रीट के अंदर एंटर करती है। वहां नमी के साथ उसकी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसको कार्बोनेशन कहा जाता है। मतलब हवा और नमी मिलकर कंक्रीट की सरिये को बचाने वाली ताकत को कम करने लगते हैं। कार्बोनेशन बढ़ने पर कंक्रीट का pH लेवल 12.5 से गिरते गिरते 9 के नीचे पहुंच सकता है। pH गिरने से सरिये के चारों तरफ बनी हुई जो सुरक्षा परत होती है वो टूटने लगती है। इसके बाद पानी और ऑक्सीजन सरिये तक पहुंचते हैं और उसमें जंग लगनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ एक और खतरा पैदा होता है। जंग लगा सरिया फूलता है और पहले से ज्यादा जगह घेरने शुरू कर देता है। इससे कंक्रीट के अंदर दबाव बनता है, धीरे धीरे दरारें आने लगती है, फिर कंक्रीट के टुकड़े टूटकर गिरने लगते हैं। पुरानी इमारतों की छत या कॉलम से कंक्रीट झड़ते हुए आपने अक्सर देखा होगा। वो सिर्फ खराब प्लास्टर नहीं बल्कि अंदर ही अंदर जंग खाते सरिये का भी संकेत हो सकता है। सरिये को पानी और हवा से बचाने के लिए उसके ऊपर कंक्रीट की तय मोटाई रखी जाती है। ज्यादा कवर का मतलब ज्यादा कंक्रीट, बेहतर मटेरियल और बढ़ी हुई लागत। कुछ बिल्डर पैसे और समय बचाने के लिए यहीं पर समझौता कर सकते हैं। कवर कम हुआ, कंक्रीट में पानी ज्यादा मिला या उसकी क्वालिटी खराब रही तो नमी बहुत जल्दी सरिये तक पहुंच जाएगी। फिर सीलन सिर्फ दीवार पर बना एक बदसूरत निशान नहीं रहती, वो इस बात की चेतावनी हो सकती है कि पानी बिल्डिंग के ढांचे के अंदर जा रहा है। ऐसी लापरवाही किसी भी इमारत की संभावित 50 साल की जिंदगी को घटाकर 20 से 25 साल तक ला सकती है और यही हाल आज की इमारतों का हो रहा है। इसके पीछे की वजह डराने वाली है। दिल्ली एनसीआर या दूसरे बड़े शहरों में रास्तों से गुजरते वक्त आपने गौर किया होगा, बहुत सी इमारतें अधूरी खड़ी हैं।
इन्हें आप रियल एस्टेट की ज़ॉम्बी बिल्डिंग्स कह सकते हैं, यानी कि ऐसी इमारतें जिनका ढांचा तो खड़ा हो गया है लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। बिल्डर दिवालिया हो गया, पैसा खत्म हो गया या कानूनी विवाद शुरू हो गया। इसके बाद 5, 10 या कभी कभी 20 साल तक वो ढांचा खुले आसमान के नीचे ऐसे ही खड़ा रहता है। इस दौरान बारिश का पानी कंक्रीट के अंदर जाता है, खुले सरिये पर जंग लगती है, धूप, धूल और नमी ढांचे को लगातार नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि बिल्डिंग पर प्लास्टर, पेंट और वाटरप्रूफिंग तो हुई नहीं होती है। इसलिए सरिये को बचाने वाला कंक्रीट भी तेजी से कमजोर हो सकता है। कई साल बाद कोई दूसरा डेवलपर उस प्रोजेक्ट पर अपना हाथ लगाता है, काम दोबारा शुरू होता है, पुरानी इमारत पर नई टाइल्स लग जाती हैं, दीवारों पर महंगा पेंट हो जाता है। लिफ्ट, लाइट और मॉड्यूलर किचन देखकर खरीदार को लगता है कि उसे बिल्कुल नया फ्लैट मिल रहा है। लेकिन पेंट और टाइल्स से पुराना स्ट्रक्चर नया नहीं हो जाता। अंदर जंग खा चुके सरिये को सिर्फ बाहरी सजावट से ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए लंबे समय तक अधूरे रहे प्रोजेक्ट में फ्लैट लेने से पहले इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल ऑडिट बहुत जरूरी है। सिर्फ बिल्डर की रिपोर्ट पर भरोसा करना काफी नहीं है। अधूरे प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल नोएडा और ग्रेटर नोएडा का आम्रपाली केस है। आम्रपाली ग्रुप के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में करीब 42,000 खरीदार फंस गए थे। लोगों ने अपनी जिंदगी भर की बचत लगाई, होम लोन लिया, बैंक की किस्तें चुकाई, लेकिन सालों तक घर ही नहीं मिला। इस पूरे मामले में करीब 5,000 करोड़ के फंड की हेराफेरी का आरोप सामने आया। जांच में दावा किया गया कि घर खरीदारों से लिया गया पैसा निर्माण पर लगाने के बजाय दूसरी कंपनियों और संदिग्ध समझौतों के जरिए डाइवर्ट किया गया। आम्रपाली की पहचान मजबूत बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। धोनी का चेहरा देखकर बहुत से लोगों ने ब्रांड पर भरोसा किया, लेकिन जब खरीदारों का विरोध बढ़ा तो 2016 में धोनी ने आम्रपाली से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फॉरेंसिक ऑडिट में धोनी से जुड़ी कंपनी रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से 2015 के बीच इस कंपनी को करीब 42 करोड़ 22 लाख रुपए दिए गए थे। ऑडिट में इन पेमेंट्स पर सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। अधूरे फ्लैट्स को पूरा कराने की जिम्मेदारी सरकारी निर्माण कंपनी NBCC को सौंपी गई, यानी कि घर खरीदारों को फ्लैट दिलाने के लिए अदालत, कोर्ट रिसीवर और एक सरकारी कंपनी को पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लेनी पड़ी। लेकिन यहाँ सवाल केवल पैसा और देरी का नहीं है। जिन इमारतों का ढांचा कई साल तक अधूरा पड़ा रहा, उनकी बची हुई उम्र कितनी है? क्या खुले मौसम में खड़े रहे ये सरिये सुरक्षित हैं? क्या नया डेवलपर पुराने ढांचे की पूरी जांच करेगा? आम्रपाली जैसे मामलों में आर्थिक समाधान के साथ स्ट्रक्चरल सेफ्टी की जांच भी उतनी ही जरूरी है। अब गुरुग्राम चलते हैं। यहाँ ऐसी इमारतों के एग्जाम्पल्स मिले जो दशकों पुरानी नहीं थी, फिर भी उनमें रहने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ गई। फरवरी 2022 को गुरुग्राम के सेक्टर 109 की शिंटेल पैराडाइज सोसाइटी के टावर D में बड़ा हादसा हुआ। 6ठी मंजिल के एक फ्लैट में मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान डाइनिंग रूम का फर्श गिरा और एक के बाद एक नीचे की मंजिलों का हिस्सा धंसता चला गया। मलबा पहली मंजिल तक पहुंच गया। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई। इसके बाद IIT दिल्ली से इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया गया। जांच में कंक्रीट की क्वालिटी पर सवाल उठे। रिपोर्ट में क्लोराइड की मात्रा ज्यादा मिलने की बात सामने आई। क्लोराइड सरिये की सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचाता है और उसमें तेजी से जंग लगने का रास्ता खोल देता है। जांच के बाद टावर D को रहने के लिए असुरक्षित माना गया। आगे की जांच में टावर E, F, G और H समेत दूसरे टावरों पर भी सवाल उठे। प्रशासन ने F, G और H टावर को खाली कराकर ढहा दिया। जिन परिवारों ने यहाँ घर खरीदे थे, उन्होंने सुरक्षा के साथ मुआवजे और पुनर्वास की लंबी लड़ाई लड़ी। दूसरा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 37D में बने NBCC ग्रीन व्यू का है। इसे केंद्र सरकार की कंपनी NBCC ने बनाया था। यहाँ 2017 में फ्लैट्स का पोजीशन दिया गया, लेकिन महज 4 से 5 साल के अंदर इमारतों में बड़ी बड़ी दरारें और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगी। IIT दिल्ली और IIT रुड़की की जांच में ढांचे के अंदर जंग की समस्या सामने आई। इसके पीछे भी पानी में क्लोराइड की ज्यादा मात्रा को मेन कारण माना गया। हालात ऐसे हो गए कि मरम्मत को भी भरोसेमंद समाधान नहीं माना गया। करीब 140 परिवारों को सोसाइटी से बाहर निकाला गया। टावर A, B, C और D को तोड़ना पड़ा, यानी कि जिस घर के लिए लोगों ने करोड़ों रुपए चुकाए, वो पोजीशन मिलने के बाद कुछ ही सालों बाद रहने लायक नहीं बचा। इसलिए स्ट्रक्चरल ऑडिट सिर्फ कागजी औपचारिकता नहीं है, ये बेहद अहम कदम होता है, लेकिन उसके बाद सबसे मुश्किल फैसला बाकी रहता है।
इमारत को मरम्मत और रेट्रोफिटिंग से बचाया जा सकता है या उसे तोड़कर दोबारा बनाना ही एकमात्र सुरक्षित रास्ता है? और यहीं उस सवाल का जवाब मिलेगा जिससे मैंने ये वीडियो शुरू की थी। अगर 50 साल बाद कोई बिल्डिंग खस्ताहाल हो जाए तो फ्लैट मालिक का अधिकार अपने आप खत्म नहीं होता। पहले इमारत की जांच होगी। अगर ढांचा बच सकता है तो उसे मजबूत किया जाएगा। अगर बिल्डिंग असुरक्षित हो चुकी है तो उसे खाली कराकर गिराया जा सकता है। इसके बाद उसी जमीन पर नई इमारत बनाने का रास्ता तलाशा जाएगा। खस्ताहाल इमारत को बचाने के दो तरीके होते हैं, रेनोवेशन और रेट्रोफिटिंग। लोग अक्सर दोनों को एक मान लेते हैं, जबकि इनका काम बिल्कुल अलग होता है। दीवारों पर नया पेंट करना, फर्श बदलना, बाहर का डिजाइन सुधारना और सीलन की मरम्मत करना रेनोवेशन है। इससे इमारत साफ, सुंदर और सुविधाजनक बन सकती है। लेकिन कमजोर कॉलम और जंग खाई सरिये की ताकत सिर्फ पेंट से वापस नहीं आती। अगर जांच में पता चलता है कि ढांचा कमजोर है लेकिन उसे बचाया जा सकता है तो रेट्रोफिटिंग की जाती है। इसमें इंजीनियर बिल्डिंग के उन हिस्सों को मजबूत करते हैं जिनकी भार सहने की क्षमता कम हो गई है। लेकिन हर इमारत रेट्रोफिटिंग से नहीं बच सकती। अगर सरिये में बहुत ज्यादा जंग लग चुका है, कंक्रीट अपनी ताकत खो चुका है और मरम्मत की लागत नई बिल्डिंग के करीब पहुंच रही हो तो पुरानी इमारत को गिराना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। यहीं से रीडेवलपमेंट शुरू होता है, मतलब पुरानी बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़कर उसी जमीन पर नई इमारत बनाना। अब सवाल है, अगर बिल्डिंग गिरा दी तब क्या होगा? देखिए, इस स्थिति में मकान मालिक का फ्लैट जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जमीन पर उसके कानूनी अधिकार खत्म हो। यहाँ दो टर्म्स यूज होते हैं। एक होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इसमें मालिकों का जमीन पर अनुपातित हिस्सा बना रह सकता है। दूसरी लीज होल्ड प्रॉपर्टी, जिसमें अधिकार बची हुई लीज और उसकी शर्तों के मुताबिक तय होते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर बनी बिल्डिंग गिराने की स्थिति में फ्लैट मालिकों के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? पहला है, सभी लोग पैसा जमा करके बिल्डिंग खुद दोबारा बनवाएं, जो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। दूसरा, किसी डेवलपर के साथ रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट करें। तीसरा, अगर दोबारा निर्माण संभव नहीं है तो जमीन या पूरे प्रोजेक्ट को बेचकर रकम कानूनी हिस्सेदारी के मुताबिक बांट लें। इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रास्ता रीडेवलपमेंट है। इसमें क्या होता है, पुरानी बिल्डिंग गिराकर उसी जमीन पर नई और आमतौर पर बड़ी इमारत बनाई जाती है। लेकिन कोई डेवलपर फ्री में फ्लैट बनाकर क्यों देगा? इसका जवाब FAR के गणित में छुपा हुआ है। FAR मतलब फ्लोर एरिया रेशियो। इसे कई जगहों पर FSI यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स भी कहा जाता है। ये तय करता है कि किसी जमीन पर कुल कितना निर्माण हो सकता है। अगर जमीन 1000 वर्ग मीटर है और FAR 1.5 है तो वहां पर सभी मंजिलों को मिलाकर करीब 1500 वर्ग मीटर निर्माण की इजाजत होती है। लेकिन अगर उस जगह पर पहले की तुलना में आबादी बढ़ गई है तो सरकार FAR बढ़ा सकती है। इस स्थिति में इमारतों में फ्लोर की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मान लीजिए कि किसी पुरानी जमीन पर सिर्फ 4 फ्लोर बने थे। सालों बाद सरकार उसी जगह पर 8 फ्लोर बनाने की मंजूरी दे देती है। डेवलपर 4 मंजिला बिल्डिंग तोड़कर 8 मंजिला इमारत बना सकता है। पुराने मालिकों को उनके बदले नए फ्लैट दिए जाएंगे और बाकी 4 फ्लोर बेचे जाएंगे। एक्स्ट्रा फ्लैट्स की बिक्री से डेवलपर निर्माण की लागत निकालेगा और मुनाफा कमाएगा। पुराने मालिकों को नए फ्लैट मिल जाएंगे और उसका एरिया पहले से बड़ा हो सकता है। बिल्डिंग बनने तक किराया और कुछ मामलों में कैश इंसेंटिव भी मिल सकता है, मगर ये फायदे अपने आप मिलने वाली गारंटी नहीं है। जमीन का टाइटल साफ होना चाहिए, सभी मालिकों की जरूरी सहमति मिलनी चाहिए, अथॉरिटी से नया नक्शा और बड़ा हुआ FAR मंजूर होना चाहिए। डेवलपर के लिए एक्स्ट्रा फ्लैट बेचकर खर्च निकालना संभव होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो रीडेवलपमेंट रुक सकता है। नोएडा में इसी मुश्किल को हल करने के लिए प्राधिकरण ने रीडेवलपमेंट पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। इसका मकसद जर्जर और करीब 30 साल पुरानी इमारतों को दोबारा बनाने का रास्ता तैयार करना है। पॉलिसी के मुताबिक रीडेवलपमेंट के लिए कम से कम 70% लीज होल्ड निवासियों की सहमति जरूरी होगी। यानी कुछ लोग अकेले फैसला नहीं कर सकते, लेकिन 100% सहमति की शर्त रखकर 1-2 मालिकों को पूरी योजना रोकने की ताकत भी नहीं दी गई है। दूसरा बड़ा बदलाव FAR का है। इसे 1.5 से बढ़ाकर अलग अलग स्थितियों में करीब 2.75 से 3.5 तक ले जाने का रास्ता दिया गया। ज्यादा FAR का मतलब उसी जमीन पर ज्यादा निर्माण। इसी अतिरिक्त निर्माण से पूरे प्रोजेक्ट की आर्थिक जरूरत पूरी हो सकती है। पुराने मालिकों को कम से कम 15% ज्यादा कारपेट एरिया वाला नया फ्लैट देने की बात भी है। अगर पुराने घर का कारपेट एरिया 1000 वर्ग फुट है तो नया फ्लैट करीब 1150 वर्ग फुट का हो सकता है।
कारपेट एरिया वही जगह है जहां घर के अंदर उठना बैठना होता है और सामान रखा जाता है। नई बिल्डिंग बनने तक डेवलपर को टेम्पररी घर या हर महीने किराया देना होगा, यानी 50 साल बाद खस्ताहाल बिल्डिंग का अंत हो सकता है, लेकिन मालिक की पूरी प्रॉपर्टी का नहीं। हालांकि उस वक्त असली फैसला फ्लैट की सजावट नहीं करेगी, फैसला इस बात से होगा कि जमीन फ्री होल्ड है या लीज होल्ड, और रजिस्ट्री में मालिक का यूडीएस यानी कि जमीन का हिस्सा कितना दर्ज है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, जबकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी में जमीन का मालिक कोई अथॉरिटी या संस्था होती है। खरीदार को उस जमीन के इस्तेमाल का अधिकार तय अवधि के लिए दिया जाता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई प्रॉपर्टीज 90 या 99 साल की लीज पर डेवलप की गई हैं, लेकिन 99 साल पूरे होते ही फ्लैट मालिक को बेदखल कर दिया जाएगा, ऐसा मानना भी सही नहीं है। लीज खत्म होने के बाद क्या होगा, ये लीज डीड और उस समय लागू अथॉरिटी के नियमों से तय होगा। कई मामलों में तय प्रीमियम या रिन्यूएबल चार्ज देकर लीज आगे बढ़ाई जा सकती है। कहीं सरकार लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदलने की योजना भी ला सकती है। रिन्यूअल अपने आप होगा या अथॉरिटी की मंजूरी चाहिए होगी, ये हर जगह अलग हो सकता है। इसलिए सिर्फ ब्रोशर पर लिखे 99 ईयर्स लीज को देखकर फैसला लेना सही नहीं है। लीज कब शुरू होगी, कितने साल बाकी हैं, रिन्यूअल की शर्त क्या है और अथॉरिटी का कोई बकाया तो नहीं है, ये सब दस्तावेजों से समझना होगा। मान लीजिए जमीन की लीज 20 साल पहले शुरू हुई थी और आपको आज नया फ्लैट बेचा गया, तब आपके पास पूरे 99 साल नहीं होंगे, लगभग 79 साल की बची हुई अवधि हो सकती है। इसलिए रजिस्ट्री के साथ मूल लीज डीड, कन्वेंस डीड और जमीन का टाइटल देखना बहुत जरूरी है। अब यूडीएस को समझते हैं। इसका पूरा नाम है अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड, यानी पूरी बिल्डिंग जिस जमीन पर खड़ी है उसमें आपका कानूनी हिस्सा है। यूडीएस हमेशा सिर्फ फ्लैट की संख्या से तय नहीं होता, उसका सही प्रतिशत सेल डीड और दूसरे कानूनी दस्तावेजों में दर्ज हिस्से से पता चलता है। लेकिन बराबर आकार और बराबर अधिकार वाली 4 यूनिट हों तो आसान उदाहरण में हर मालिक का हिस्सा करीब 25% हो सकता है। इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक शख्स है जिसको गुरुग्राम में एक फ्लैट खरीदना है। उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला 500 गज की जमीन पर बनी बिल्डिंग का एक फ्लोर, और उस बिल्डिंग में कुछ 4 फ्लोर हैं। नया मार्बल, मॉड्यूलर किचन और शानदार अप्लायंसेस वाले फ्लोर की कीमत लगभग 8 करोड़ 50 लाख रुपए है। अगर जमीन बराबर हिस्सों में बटी हो तो उसका यूडीएस करीब 25% होता है। दूसरा ऑप्शन, उसी इलाके में करीब 10 साल पुरानी बिल्डिंग का फ्लोर है। ये बिल्डिंग भी 500 गज की जमीन पर बनी हुई है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 फ्लोर है। बिल्डिंग पुरानी है, इसलिए एक फ्लोर करीब 3.5 करोड़ में मिल रहा है। बराबर हिस्सा होने पर जमीन में उसकी हिस्सेदारी करीब 33.3% होती है। यानी नया फ्लोर करीब 5 करोड़ महंगा है, लेकिन उसमें जमीन का हिस्सा कम है। पुराने फ्लैट में 1 करोड़ से भी कम खर्च करके उसे पूरी तरह से रेनोवेट कराया जा सकता है। इसके बाद भी खरीदार के पास करीब 4 करोड़ रुपए बचते हैं। ये एग्जाम्पल बताता है कि बदली जा सकने वाली टाइल्स के मुकाबले जमीन की हिस्सेदारी लंबे समय में ज्यादा अहम हो सकती है। अब सवाल है कि नई बिल्डिंग में खराबी निकल आए तो खरीदार के पास क्या कानूनी सुरक्षा है। रेरा की सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 इसके लिए 5 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड देती है। पोजीशन मिलने के 5 साल के अंदर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, कारीगरी की कमी, खराब क्वालिटी या अग्रीमेंट के मुताबिक सर्विस ना मिलने की समस्या अगर सामने आती है तो खरीदार बिल्डर को लिखित शिकायत दे सकता है। बिल्डर को 30 दिनों के अंदर बिना एडिशनल चार्जेस के समस्या ठीक करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर खरीदार मुआवजे की मांग कर सकता है। लेकिन 50 साल बाद रेरा की 5 साल वाली सुरक्षा काम नहीं आएगी। उस वक्त रिपेयर या रेट्रोफिटिंग का खर्चा आमतौर पर सोसाइटी के फंड और मालिकों के योगदान से आएगा। किसी पुराने निर्माण में लापरवाही या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदारी तय करनी हो तो अलग कानूनी सबूत और कार्रवाई की जरूरत होगी। कानूनी मंजूरी भी स्ट्रक्चरल सेफ्टी जितनी जरूरी है। इसका सबसे साफ एग्जाम्पल नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर्स है। सेक्टर 93A की एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी में एपेक्स और सैन नाम के 2 टावर बनाए गए। आरोप था कि मंजूर लेआउट में बदलाव किया गया, इमारतों के बीच जरूरी दूरी का पालन नहीं हुआ और वहां पर रहने वाले लोगों को जो खाली जगह दिखाई गई थी वहां पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। सोसाइटी की RWA ने करीब 9 साल तक ये कानूनी लड़ाई लड़ी,
मामला इलाहाबाद कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने दोनों टावर गिराने का आदेश दिया। 28 अगस्त 2022 को 100 मीटर से ऊंचे दोनों टावर करीब 10 सेकंड में मलबे में बदल गए। अदालत ने खरीदारों का पैसा 12% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। इस मामले में इमारतें उम्र या कमजोर कंक्रीट के कारण नहीं गिरी, उन्हें इसलिए गिराया गया क्योंकि निर्माण को कानून के खिलाफ पाया गया। इसलिए करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदने से पहले जमीन का टाइटल, यूडीएस और बची हुई लीज जांचिए। अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, रेरा रजिस्ट्रेशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मांगिए। पुरानी या लंबे समय से अधूरी बिल्डिंग में इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल ऑडिट कराइए। सोसाइटी का मेंटेनेंस और सिंकिंग फंड भी देखिए, क्योंकि कई साल बाद मरम्मत का पैसा यहीं से आएगा। सैंपल फ्लैट की रोशनी, इटालियन मार्बल और मॉड्यूलर किचन पहली नज़र में प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय की सुरक्षा का फैसला कंक्रीट की क्वालिटी, कानूनी कागजात और ज़मीन में दर्ज हिस्सेदारी करती है। तो क्या आपने फ्लैट खरीदते वक्त उसकी चमक देखी थी या ज़मीन का हिस्सा? कमेंट्स में अपना जवाब ज़रूर लिखिए। आप अनकही में और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, और कड़क की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। आज के अनकही में इतना ही।